नमस्कार साथियों, यदि आप जीके के अत्यंत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि यदि आप एक लंबे समय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी अगले एग्जाम की तैयारी में हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन होगा और नए प्रश्नों का संकलन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सच्चे दोस्त तक जरूर शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1933 में सत्ता में आई हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1933 में सत्ता में आई हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता है। बताइए कि जो 1933 में हिटलर की पार्टी थी उसका क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, लोकतांत्रिक पार्टी 1933 में सत्ता में आई थी। चलिए दोस्तों, अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। जो हिटलर की पार्टी थी, हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हम आपसे बार बार नहीं कहेंगे। आप बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बार बार नहीं कहेंगे, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बताइए ये मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। आपको हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में आपको यह जरूर बताना है कमेंट करके कि आपने 30 में कितने सही आंसर किए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को नोट करते चलना। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए। बताइए कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपको अगले एग्जाम में छपा हुआ मिल जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों, पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि राज्य निवासियों के लिए हिंदी में मुफ्त ईमेल एड्रेस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। जी हाँ दोस्तों, बताइए ऐसा कौन सा राज्य था जिसने अपने निवासियों के लिए हिंदी में मुफ्त ईमेल एड्रेस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। बताइए ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसने अपने स्वयं के निवासियों के लिए हिंदी में मुफ्त ईमेल एड्रेस लॉन्च किया था। बताइए कमेंट करके फटाक से। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने हिंदी में मुफ्त ईमेल एड्रेस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य था। चलिए दोस्तों, छठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि उपन्यास वार एंड पीस किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुस्तकों के लेखकों के नाम से पूछा जाता है। आपको पता होगा, आपने भी कई एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न देखे होंगे। हो सकता है यही पुस्तक का नाम आपके एग्जाम पेपर में छप जाए। बताइए कि उपन्यास वार एंड पीस किसने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, बताइए कमेंट करके। तीसरा इज द राइट आंसर, लियो टॉलस्टॉय ने वार एंड पीस नामक उपन्यास लिखा था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट जरूर करना है हर प्रश्न को। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो बिना देर किए आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपने 30 में कितने सही किए हैं। यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगे। चलिए दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि बायोमास के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत कौन सा। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप बिना देर किए फटाक से इस क्वेश्चन को नोट करिए। यदि आपको मालूम है तो फटाक से आंसर का जवाब दीजिए कि बायोमास के लिए ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, सूर्य। चलिए दोस्तों, आठवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, पॉलिटेक्निक के पेपर में पूछा गया था यह प्रश्न कि निम्न में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मेलानिया त्वचा के कैंसर का एक मूल कारण है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। यह प्रश्न हमारा टीजीटी में के एग्जाम में पूछा गया था, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि निम्न में से कौन सा
मेलानोनिया या त्वचा के कैंसर का एक मूल कारण है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा राइट आंसर ओजोन रिक्तीकरण। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपीय शक्ति द्वारा लाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे पहले कहता हूं कि आप सबसे पहले इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न छपा हुआ मिल जाए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपीय शक्ति द्वारा लाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बताइए, बिना देर किए बताइए। पहला द राइट आंसर पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए गए पहले व्यक्ति थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस यूरोपीय शक्ति द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। चलिए दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 11वें नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि वैदिक काल में सबसे पहले लोगों ने किस धातु का प्रयोग किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह हमारा राजस्थान के पुलिस के पेपर में पूछा गया था, इसलिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप हर क्वेश्चन को नोट करिएगा। यदि आपको प्रश्न मालूम है, आंसर मालूम है, तो बिना देर किए जवाब दीजिए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल में लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 12वें नंबर का प्रश्न है कि डोगरी भाषा किस भारतीय क्षेत्र में बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बिना नोट किए नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, तुरंत आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और बताइए कि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। डोगरी भाषा किस भारतीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर जम्मू कश्मीर प्रांत में। डोगरी भाषा किस भारतीय क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि सात ताल झील कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि सात ताल झील कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं, यदि आप हर रोज ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है यदि आप लोग तैयारी ढंग से कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। बताइए, बिना देर किए आप इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बिना देर किए फटाक से इसका जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए दोस्तों 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायुश्री योजना कब शुरू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने आपके लिए इस वीडियो में इस प्रश्न को शामिल किया है। बताइए कि इस राष्ट्रीय वायुश्री योजना कब शुरू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1 अप्रैल 2017 को। चलिए दोस्तों 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा 16वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन कैस्पियन सागर की सीमा में स्थित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन को नोट करना है, बार बार हमें नहीं कहना पड़े। आप यदि नोट करेंगे तो उसको तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हर क्वेश्चन को नोट करिए और सुबह या आपको जितनी समय मिले उतनी समय आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करिए। बताइए कि निम्न में से कौन कैस्पियन सागर की सीमा में स्थित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर आर्मेनिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एग्जाम में संविधान से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संविधान का जो पोर्शन है, ये टॉपिक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हर एग्जाम के लिए। बताइए कि भारत के संविधान में निम्न में से किसे परिभाषित किया गया? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना देर के इसका जवाब दीजिए कि भारत के संविधान में निम्न में से किस को परिभाषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर एग्लो इंडिया को परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। बताइए, बिना देर किए बताइए कि निम्न में से कौन राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर मान्यखेट राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। चलिए दोस्तों 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है कि द्रव की बूंदें किसके कारण गोल आकार ग्रहण करती है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में साइंस से प्रश्न बनने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। साइंस के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना देर किए उन सभी को जवाब देना है कि द्रव की बूंदें किसके कारण
गोल आकार ग्रहण करती हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें जो होती हैं वह गोला आकार के रूप में आकार ग्रहण करती हैं। चलिए दोस्तों, अगला 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 20वें नंबर का प्रश्न है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। बताइए न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? जी दोस्तों, फटाक से कमेंट करिए। जितने भी साइंस के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाक से बिना देर किए जवाब दीजिए कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, जड़त्व के नियम को। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 21वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर एग्जाम में दिवस से, जी दोस्तों, हर एग्जाम में दिवस से प्रश्न बार बार बनते ही बनते हैं। आपके भी अगले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बताइए कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, 20 फरवरी को। चौथा इज द राइट आंसर, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कम से कम हमारी मेहनत के लिए, यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको लगता है कि हमें ऐसे प्रश्नों की ज़रूरत है, रोज़ ऐसे प्रश्न चाहिए, तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है कि तमिलनाडु के शैलकृत जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि तमिलनाडु के शैलकृत जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए बिना देर किए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में राजगिरी और कृष्णागिरी किला कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न एनटीपीसी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए बिना देर कीजिए कि भारत में राजगिरी और कृष्णागिरी किला कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए दोस्तों, 24वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में पहला, जी दोस्तों, पहला गलत प्रिंट हो गया। पहला है हमारा कि विश्व में पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हमारा प्रश्न यूपी पीसीएस में, जी दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया था प्रश्न 2022 में कि विश्व में पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? बताइए बिना देर किए जवाब दीजिए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, अप्रैल 1970 में विश्व में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था। चलिए दोस्तों, 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में नदी, पर्वत, पठार या महासागर टॉपिक है तो यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। यह प्रश्न हमारा असम, जी हाँ दोस्तों, असम राज्य में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था स्टेट में कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान किसे कहा जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मरियाना ट्रेंच। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान किसे कहा जाता है? मरियाना ट्रेंच को। चलिए दोस्तों, 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा भूगोल से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपको इसका जवाब मालूम होगा। बताइए बिना देर किए कि सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी क्या कहलाती है? तीसरा इज द राइट आंसर, खगोलीय इकाई। चलिए दोस्तों, 27वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इस प्रश्न को बिना देर किए नोट करिए कि भारतीय संसद द्वारा शस्त्र अधिनियम, जी हाँ दोस्तों, शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 1959 में। 1959 में पहली बार भारतीय संसद द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत लोगों को हथियार रखने की लाइसेंस के तौर पर अनुमति मिली थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिए और इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? बताइए बिना देर किए कमेंट करके बताइए। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, 1911 से 1921 के बीच में भारतीय जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। जी दोस्तों, चलिए 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसएससी का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। यह एसएससी में कम से कम 20 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि निम्न में से किस जनजाति की, आपको जनजाति की जनसंख्या बतानी है कि किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, भील,
गोंडा, सहरिया या भोगा? जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। भील जनजाति भारत की एक ऐसी जनजाति है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला और अंतिम 30वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम और 30वां प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, हर प्रश्न को नोट करते चलिए। अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके लिए लेकर आए। बताइए कि निम्न में से किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, शिकागो को हवाओं का शहर कहा जाता है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अंत में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हर रोज ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।